हाँ हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हम्म, हाँ हाँ। हेलो। अच्छा तो एग्जाम चल। हेलो। हेलो। फिजिक्स का फ्राइडे फ्राइडे फिजिक्स का एग्जाम फ्राइडे को है। इसमें फ्राइडे तक वो हमारा ये चैप्टर हो जाएगा लगभग हाफ, है ना? हम्म फ्राइडे कल 2 दिन, मतलब हाफ चैप्टर तो ही हो जाएगा। एक आपका रह जाएगा वो जो हमारा नेक्स्ट है, जो आपका फ्लूइड डायनेमिक्स का जो है, वो हमारा हम्म। चैप्टर आपका वो बता रहे थे ना, वो भी आएगा। हाँ फिर उसको कैसे करेंगे, है ना? हाँ, वो चैप्टर मतलब मैं अभी खुद ही कर रहा हूँ मतलब। अच्छा अच्छा, चलिए, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा टाइम, वो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी भी है, उसमें मतलब आपका 1 वीक तो लगेगा पूरा, है ना? मतलब या तो क्विक एक रिवीजन जैसा, है ना, लेकिन उसमें फिर, है ना? हाँ, वो चैप्टर मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, अगर उसमें कुछ डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगा। हेलो। ओके। हेलो। खैर, चलो देखते हैं, डाउट है तो हाँ, मेरा क्लियर है क्या? हाँ, आई तो थिंक अगर डाउट। कनेक्शन तो मेरा इधर से स्ट्रांग है। हम्म या तो एक मतलब, या तो मैं गो थ्रू कर दूं एक उसको, है ना, एक, है ना, एक क्लास ले लूं, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है ना, हम्म, कि एक लॉन्ग क्लास ले लूं मैं उसका, क्या कहते हैं, है हाँ। ना? यस। ऐसा एक बार इसको एक समराइज, मतलब एक, क्योंकि वो है तो वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि बर्नौलीज थ्योरम हम्म और टॉरिसलीज का जो लॉ है वो थोड़ा सा, है ना, और प्रेशर हम्म डिफरेंस कैसे निकालते हैं, है ना, थोड़ा सा विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का आइडिया देना है। इतना है, मतलब है उसमें, है ना? मतलब जो तो इम्पोर्टेंट चीज है वो आई थिंक बर्नौलीज का थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसका एप्लीकेशन है हाँ, मैग्नेस, बर्नौलीज थ्योरम। हम्म वो मैग्नेस इफेक्ट वगैरह, उसका जो एप्लीकेशन है ना, तो हाँ, मैग्नेस इफेक्ट तो मैं डायनेमिक आप, उसके लिफ्ट के लिए। हाँ एक बार आप इसको मेरे ख्याल से आप इसको पढ़ लें तो हाँ हाँ, फ्राइडे को, मैंने है एक ना? बार पढ़ लिया तो। हाँ, हाँ, तो ऐसा कुछ करते हैं हम लोग। ओके, चलो देखते हैं जितना हो पाता है। ओके, ठीक। तो आज फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं अगेन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हम कर रहे थे ना। है ना, तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, एक मिनट। हाँ, तो ये हो गया आपका, मैं हेडिंग डालता हूँ, इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड। तो इसमें हमने कल हमने एक छोटा सा आइडिया बताया था आपको, इलास्टिक बिहेवियर एंड प्लास्टिक बिहेवियर, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी क्या होता है। तो यानी अगर आपका कोई बॉडी पे, जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स जब आप किसी बॉडी पे लगाते हैं, तो आपका अगर बॉडी वापस से रिस्टोर कर लेती है ना, रिस्टोर कर लेती है अगर अपने आप को, है ना, हाँ। तो रिस्टोर इटसेल्फ, है ना, अपना शेप, रिस्टोर इट्स शेप, रिस्टोर इट्स हम्म प्रीवियस शेप एंड साइज। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हम्म दिस इज वी कॉल्ड इलास्टिसिटी ना, इलास्टिक बिहेवियर है, इलास्टिसिटी। ओके, और वहीं पे अगर बॉडी अपने आप को जो रिस्टोर नहीं करती है, यानी आपने एक बार इसको स्ट्रेच कर दिया और वो, है ना, नॉट एबल टू, हम्म नॉट एबल टू रिस्टोर इट्स प्रीवियस शेप एंड साइज, तो हम उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक बिहेवियर ना, है ना, नॉट एबल टू रिस्टोर इट्स प्रीवियस शेप एंड साइज। ओके, तो इसका हमने थोड़ा सा एग्जांपल भी दिया था, देखा था। तो आपका जो कोई भी मटेरियल है, यानी आप कोई भी अगर आप मटेरियल लेते हैं,
तो वो आपका दोनों बिहेवियर आपका शो करता है कई बार। यानी आप इसको जब स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद आपका वो प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट कर देता है शो करना। जैसे आप खींच रहे हैं उसको, खींचेंगे तो आफ्टर ए टाइम इट एक्चुअली क्या होता है, ये इट स्टार्ट प्लास्टिक बिहेवियर, है ना। एक टाइम के बाद होगा वो आप खींचेंगे तो वो खिंचता ही चला जाएगा ना, फिर वो उसका वो वापस अपना शेप में वापस नहीं आएगा, यानी रिस्टोर नहीं कर पाएगा अपना वापस शेप में, ठीक है। तो दैट इज वी कॉल्ड। तो वापस से हम जरा स्ट्रेस के बारे में जानेंगे, व्हाट इज स्ट्रेस। थोड़ा हमने कल इसके बारे में बात भी किया था, ठीक है। तो आप किसी भी बॉडी को यू कैन डिफॉर्म एनी बॉडी, ये डिफॉर्मेशन जो आप फोर्स लगा रहे हैं, यू कैन अप्लाई दिस डिफॉर्मेशन फोर्स in 3 ways. In 3 ways you can deform a body. The first केस ना, तो आप किस तरीके से डिफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए आप, पहले मैं बात करता हूँ, मान लीजिए आप एक टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं। सपोज यू चूज ए वायर, आप एक वायर चूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू अप्लाई ए टेंसाइल स्ट्रेस, यानी इस पे आप आउटवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। यू आर अप्लाइंग दिस फोर्स, है ना, वायर पे स्ट्रेच कर रहे हैं। सो इन दिस केस आप देखेंगे कि आपका जो ये वायर है, इट गेट्स क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा आपका इसका इट गेट स्ट्रेच्ड, इट गेट स्ट्रेच्ड, ओके। तो इस केस में जो आपका अब इस जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। सो यू कैन डिफाइन, आप ऐसे बोल सकते हैं, द रीस्टोरिंग फोर्स, द रीस्टोरिंग फोर्स, the restoring force per unit area is known as stress, ठीक है। तो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्ट्रेस, है ना, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्ट्रेस, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इज डिफाइंड एज O upon area, ओके, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका जो यूनिट हो गया दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कल मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया था। एंड इसको हम वी कैन आल्सो से दैट पास्कल, ओके। तो इसका अगर हम जरा सा डायमेंशन एनालिसिस करें तो ये हो गया आपका फोर्स का, हो गया आपका यानी m, है ना, m, ये हो गया आपका ml t divided by t minus 2 and divided by your एरिया कितना हो गया, एरिया का हो गया L2। तो ये सॉरी यहाँ पे L1 L, हाँ मतलब ML t minus हाँ ML -1 T -2। हाँ, so this will be its dimension analysis अगर हम करेंगे, so we get this kind of। so अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे थे, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी if you are stretching this force, then this type of force is called टेंसाइल। इस टाइप के फोर्स से अगर आपका इसमें जो स्ट्रेस लग रहा है, दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, देन वी कॉल दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस, ओके। बट देयर इज अनदर वे टू अप्लाई द सेम फोर्स ऑन द वायर। वायर केस में आप एक और टाइप से स्ट्रेस लगा सकते हैं। तो यू कैन आल्सो compress this wire. You can also compress this wire if you apply the force in this direction. तो ये क्या हो गया, in this direction अगर आप फोर्स लगाते हैं तो we called this is called compression, and due to this compression stress produce, यानी restoring force है इसका, that's we call compressive stress, compressive stress, that's okay, okay। तो ये तो दोनों टाइप के आपके स्ट्रेस हैं, यानी आपका ये स्ट्रेस, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, these both stress comes under longitudinal stress, longitudinal,
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है, यानी अलोंग साइड ऑफ वायर के आप ये फोर्स लगा रहे हैं। तो ये आपके लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आर टू टाइप्स, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। So when you stretch your wire, then you will get some tensile stress, and if you compress the wire, then you get a compressive stress. So this is a one type of stress. वो कौन सा है आपका longitudinal stress. One type का stress कौन सा हो गया longitudinal stress. longitudinal. Okay. तो अब मैंने बता दिया ना, you can stretch a body, you can apply this a deforming force on a body in three ways, है ना। एक तो हो गया आपका longitudinal stretch की ना, alongside wire आप एक लगाएंगे। तो देखें अभी मैं वो दो जो हमारे स्ट्रेस बचे हैं उनको मैं अभी और डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रेन के बारे में बता दूं कि इसमें जो आपका व्हेन यू अप्लाई दिस टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, then there is a change in length of the then there is a change in length obviously, है ना। यानी पहले अगर वायर ये था तो इसमें थोड़ा सा शिफ्ट जरूर आएगा, थोड़ा सा शिफ्ट आएगा ना। वो चेंज आपका सपोज द चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर। अब हम थोड़ा स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे, है ना। स्ट्रेन यानी जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन क्रिएट हुआ हो ना, तो दैट्स एक्चुअली मोर बेटर मैं बोलूंगा लॉन्गिट्यूडिनल strain. Okay, so longitudinal strain is your the change in length, the change in length, ठीक है, the change in length to the original length, the ratio of change in length to the original length. लेंथ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे रेशियो वर्ड भी जोड़ना चाहिए। तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना हो गया आपका डेल्टा एल विच इज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय एल so this is your longitudinal strain. Okay, so तो हमने ये longitudinal stress और longitudinal strain के बारे में बात कर लिया। अब हम इसके बाद एक another kind का जो हमारा stress है उसके बारे में बात करेंगे। Okay, तो जिसको हम बोलते हैं, उसको हम पहले देखते हैं कैसे we can apply। स्ट्रेस को डिफाइन कैसे करते हैं? स्ट्रेस को ऊपर डिफाइन किया ना हमने, फोर्स अपॉन एरिया। नहीं, स्ट्रेन को हाँ, स्ट्रेन को डिफाइन कैसे करते हैं, देखो स्ट्रेन, हाँ स्ट्रेन इज योर नथिंग बट इट्स अ चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, तो इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट्स जस्ट अ नंबर। हाँ, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, इट्स जस्ट अ नंबर। ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ रेशियो बताएगा आपको, यानी कितना परसेंटेज आपका वायर में जो चेंज हुआ वो बताएगा एक्चुअली स्ट्रेन। ठीक है। तो ओके, क्लियर है ना, है ना। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक और टाइप के स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे कि हाउ कैन यू यू कैन अप्लाई अ डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन ए बॉडी। सो सपोज आप एक इस टाइप का थोड़ा सा सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। सपोज यू चूज या सो इन दिस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट if you apply a force in this direction, in this, कुछ इस टाइप का आपका शेप, तो जब आप इस पे इस तरीके टेंजेंशियल, हाँ टेंजेंशियल एग्जैक्टली, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर आप इसको फोर्स लगाएंगे, है ना, तो आप इसको मैं इसको शेयरिंग स्ट्रेस, या इट्स शेयरिंग स्ट्रेस, मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ओह इसका रिवर्स हो गया, खैर बैठे हुए, हाँ ठीक तो है। या तो इसमें देखें थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा। इसमें क्या होगा, ये जो अपना ओरिजिनल शेप में मान लीजिए आपका ये था,
तो जब इस पे स्ट्रेस लगाएंगे तो ये कुछ इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसमें शिफ्ट हो जाएगा। ओके, आपका इसका बेस आपका सेम रहेगा, बट इट विल इसका ये जो अपर रीजन है दैट गोट शिफ्ट। तो देयर इज ए डिफॉर्मेशन है ना, ये इस थीटा एंगल में जब तक आप फोर्स लगा के रखेंगे तब तक आपका ये बॉडी थोड़ा सा इसमें एक एंगल थीटा का क्या आ जाएगा, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ जाएगा। सो ये जो डिस्टेंस इसमें चेंज आया दैट इज डेल्टा एक्स। ठीक है, जैसे आप फोर्स हटाएंगे तो ये वापस बॉडी अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ओके, जैसे आप ये फोर्स हटाएंगे द बॉडी है ना, तो इसको आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक स्प्रिंग का आप कुछ इस तरीके से ले लें ना सिस्टम को। मैं और भी एग्जांपल दूंगा, यानी कई सारा स्प्रिंग का ऐसे ऐसे ऐड करें और नीचे का बेस हटा के जब इस पे फोर्स लाएंगे तो इसमें थोड़ा सा ये शिफ्ट करेगा ना, थोड़ा सा शिफ्ट करेगा। या एक और एग्जांपल है इसका कि सपोज यू चूज ए बुक ना, आप एक बुक ले लें और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं। ओके, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं ना, तो हाँ तो देखें अगर आप एक कोई ऐसे बुक चूज कर लेते हैं सपोज, हाँ वो एक पैक ऑफ कार्ड्स के साथ होता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो आप ये फोर्स लगाएंगे तो इसमें बहुत माइनर शिफ्ट आप देखेंगे कि एंगल आएगा, ये जो डिफॉर्मेशन होगा दैट्स एक्चुअली दैट्स वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी स्मॉल। ये जो डिफॉर्मेशन है दैट्स एक्चुअली ये जो स्ट्रेस जो इसका जो रिस्टोरिंग जो आपको जो फोर्स लगेगा दैट एक्चुअली डिफाइन द स्ट्रेस, एंड दिस स्ट्रेस इज डिफाइंड एज योर दिस स्मॉल चेंज sorry, this strain is defined as this small change which is delta x, अगर इसकी ओरिजिनल कैपिटल एल थी तो दैट इज योर दिस स्ट्रेन। और स्ट्रेन से पहले मैं जरा इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस भी बता दूं, तो जो इसके लिए जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है दैट इज योर शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो दिस इज रिकॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, तो शेयरिंग स्ट्रेस के अलावा ये जो इसका स्ट्रेन है दैट इज डिफाइंड एज डेल्टा एक्स डिवाइड बाय योर एल। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा का इसमें चेंजेस आ रहे हैं तो देखें यू कैन आल्सो डिफाइन दिस tan थीटा इट इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से देखें हमको क्या मिलेगा, ये कितना होगा, दिस इज y यानी डेल्टा एक्स बाई एल, डेल्टा एक्स बाई। तो ये जो tan थीटा है एक्चुअली दिस इज डिफाइंड एज योर स्ट्रेन फॉर इन द केस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, ठीक है, हाँ ये क्लियर है ना कि तो ये हमारे हमने एक और स्ट्रेन के बारे में बात किया, एक और स्ट्रेस के बारे में बात किया दैट वी कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस हो गया हमारा। और हाँ, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ये, ठीक है, ये शेयरिंग स्ट्रेस ये सेकंड टाइप का हमारा स्ट्रेस था, यानी ये हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और हमारा स्ट्रेस हमारा फर्स्ट टाइप का जो डिफॉर्मिंग फोर्स था और सेकंड टाइप का डिफॉर्मिंग फोर्स हमने बात किया। डिफॉर्मिंग फोर्स जो यू कैन अप्लाई है ना इन दिस डायरेक्शन, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ दैट वी कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, ठीक है, अब एक और टाइप का हम बात करेंगे शेयरिंग स्ट्रेस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब बहुत स्मॉल होगा ना ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही मैं ये बात कर रहा हूँ, जो चेंज आएगा यानी ये जो बॉडी आपका पहले इस शेप में था फिर मैं ये बाद में थोड़ा सा स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, तो ये डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल जो चेंज। अच्छा, स्ट्रेस में क्या क्या पूछ रहे हैं? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि स्ट्रेस में जैसे टेंजेंशियल है तो जो फोर्स जो स्ट्रेस में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो वो बहुत स्मॉल होगा या वो पूरा? हाँ देखिए, इस केस में तो एरिया जो आप ले रहे थे क्रॉस सेक्शनल एरिया वो तो आपका ये था ना, ये इसके आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे है ना, बट अब आप इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगा रहे हैं है ना, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगा रहे हैं इस एरिया। ठीक है, तो ये आप ये जो क्रॉस सेक्शन है हाँ इसके कंपैरेटिवली तो दैट्स एक्चुअली वेरी
है ना, स्मॉल जो आप एरिया लेंगे, यहाँ पे एक्चुअली क्रॉस सेक्शन की सरफेस एरिया आपका काउंट है, समझ रहे हैं? ठीक, वो सरफेस एरिया एक्चुअली यहाँ पे काउंट आएगा टेंजेंशियल के केस में। तो नाउ इन अवर जो थर्ड केस अब हम डिस्कस करते हैं, दैट वी कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं कि हाइड्रोलिक कंप्रेशन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, कि ये क्या होता है हाइड्रोलिक, और इसी से हमारा जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, दैट्स वी कॉल्ड उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। हाँ एग्जैक्टली, ये वही है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोले आप हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोले। तो इसमें इस स्ट्रेस में क्या होता है कि व्हेन यू पुट ए बॉडी, ठीक है, व्हेन यू पुट ए बॉडी इन ए, एक मिनट रुके, इसका एग्जैक्ट नाम है हाइड्रोलिक कंप्रेशन, हाँ ठीक है, इसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस ही कहते हैं, है ना। तो इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, बट इट्स करेक्ट, हाइड्रोलिक स्ट्रेस ही है। तो हाँ, मैं बता रहा था कि अगर आप किसी बॉडी को, सपोज यू पुट ए बॉडी, है ना, इन ए फ्लूइड, है ना, आप इसको किसी फ्लूइड में इसको पुट कर दें, यानी आप एक इसको कहीं यहाँ पे इसका कहीं फ्लूइड है, ओके, इट इज इनसाइड द फ्लूइड, वाटर ले लें, कोई भी फ्लूइड ले लें, तो ये आपका जो वाटर है ये प्रेशर अप्लाई करेगा, है ना, इस पे नॉर्मल डायरेक्शन में प्रेशर, वो प्रेशर हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल होगा। एग्जैक्टली हर एक पॉइंट के कांटेक्ट पे नॉर्मल होगा, तभी मैं इसको नॉर्मल। तो जब इसके हर पॉइंट पे नॉर्मल डायरेक्शन में एक प्रेशर लग रहा है, तो दैट वी कॉल्ड एक्चुअली हाइड्रोलिक कंप्रेशन, एक हाइड्रोलिक कंप्रेशन। तो विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, दिस बॉडी, देयर इज ए चेंज इन इट्स साइज, ये थोड़ा थोड़ा हर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, बहुत माइनर, है ना। यानी इसके सरफेस में नहीं, ना लेंथ में, इस बार इसके वॉल्यूम में आपके चेंज आएगा, देयर इज ए चेंज इन वॉल्यूम, ओके। ये जो स्ट्रेस इसका जो ये रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे जो लगाएगा, दैट वी कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ओके। एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, दैट स्ट्रेन वी कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि दिस स्ट्रेन, योर वॉल्यूम स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय योर दिस हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से तो ये स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है ना, और दैट स्ट्रेन डिफाइंड एज योर डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय, so this is the expression for your volume strain, ठीक है। हाँ, एरिया है आपका, स्ट्रेस का डेफिनेशन तीनों में वही है ना। बस ये है कि वो जो फोर्स लगाया जा रहा है उसका वो आपका उसका मेथड अलग है, उसका डायरेक्शन अलग है ना। तो ये अलग अलग टाइप के फोर्स, एक में हमने देखा देयर इज चेंज इन लेंथ, एक में हमने देखा देयर इज चेंज इन इट्स, है ना, इट्स डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ, एंड द थर्ड वन देयर इज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक। सो दीज थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ए बॉडी कैन हैव, ए बॉडी कैन हैव। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का हमारा क्या ऑब्जेक्ट था, इसको व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग दिस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना, इसमें हमें इसका क्या मतलब था। तो उसका जो मेन जो है और जो रीजन है इसको पढ़ने का, दैट इज टू स्टडी द यंग मॉडुलस, टू स्टडी द यंग मॉडुलस। तो हम जरा यंग मॉडुलस को समझते हैं, व्हाट इज यंग मॉडुलस। तो दैट्स नॉट वेरी, है ना। इसके बाद फिर मैं आपको एक कर्व समझाऊंगा, दैट कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कर्व आपका बहुत पूछा जाता है सर। फिर वो हुक्स लॉ, हाँ हुक्स लॉ भी आ जाएगा, यंग मॉडुलस, हुक्स लॉ, और वो जो कर्व है आपका, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच कर्व बनता है, ग्राफ, दैट ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ग्राफ आपका वो पूछा जाता है बहुत ज्यादा, वो पूछा जाएगा एक्चुअली,
है ना। तो वो मैं आपको जरा बता देता हूँ। पहले मैं यंग मॉडुलस जरा सा समझा देता हूँ, व्हाट इज यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, मैं इसको पैरामीटर बोलूंगा, ठीक है, यंग मॉडुलस। सो इसका बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ योर टेंसाइल स्ट्रेस टू द longitudinal stress to the longitudinal strain। ये बेटा, so the ratio of longitudinal stress, sorry, longitudinal stress to the longitudinal strain is your young मॉडुलस, ठीक है। तो यंग मॉडुलस का जो इसको जो मैथमेटिकल फॉर्म है, दैट इज y इज इक्वल्स टू सिग्मा, विच इज स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय योर अपसाइलन। इसको हम सिंबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रेन। दिस इज योर यंग मॉडुलस, ठीक है। हाँ, ये हमारा यंग मॉडुलस। तो थोड़ा सा और देखें इसको, हम इसका वैल्यू पुट कर दें, तो स्ट्रेस का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो स्ट्रेस है हमारा इस फोर्स ऑन एरिया, और डिवाइड बाय योर स्ट्रेन इज योर डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। ओके, सो ये हो गया हमारा फोर्स डिवाइड, ये हो गया हमारा फोर्स बाई ए इंटू ये एल बाई टू डेल्टा एल, ठीक है। सो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ यंग मॉडुलस, एफ एल डिवाइड बाई ए इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल इज योर चेंज यानी इलांगेशन हो गया, एंड एफ इज योर फोर्स, एल इज योर ओरिजिनल लेंथ, एंड ए इज योर जो एरिया आप लेंगे, ठीक है। इस बेटर अगर लॉन्गिट्यूडनल केस में, तो ये ए इज योर, लिख देता हूँ, ए इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, और ए एल इज योर ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, और डेल्टा एल इज योर एलोंगेशन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये यंग मॉडुलस हो गया आपका। ओके, इसी सिंपल है। अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन इन दिस फॉर्म। ओके, सो ये हो गया, यंग मॉडुलस इज योर सेम, है ना, बिकॉज force upon area and your strain is a dimensionless quantity, it's just a number। okay, so your young modulus is the unit of young modulus is your Newton per meter square or Pascal meter square, okay। this is same as stress, this is same as stress, or this is same as ये stress, okay। so ये stress ये इक्वल इसलिए होगा क्योंकि लॉन्ग जो स्ट्रेन है वो डायमेंशनलेस है। हाँ, स्ट्रेन इज योर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंड स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा वही यंग मॉडुलस होगा। तो हम जरा यंग मॉडुलस के बारे में जरा बात कर लेते हैं कि यंग मॉडुलस व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, यंग मॉडुलस क्यों आपका इम्पोर्टेंट है। तो यंग मॉडुलस जो है दैट एक्चुअली यू डिफाइंड, एक्चुअली ये डिफाइन करता है ना कि आपका ये एक वैल्यू है जिसके बेसिस से हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा मटेरियल आपके लिए अच्छा है ना। तो वो आपका उसको ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, फॉर ए स्मॉल चेंज। तो आप वही तो चाहेंगे, आप अपने मशीनों या फैक्ट्रीज में वैसा मशीन वैसे मेटल का ज्यादा यूज करना चाहेंगे जिसपे आप कोई फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो वो बेंड ना हो, है ना। जैसे कि आप चाहेंगे ना कि आपका मेटल ऐसा हो जिसपे ब्रिज में यूज कर रहे हैं तो कितना भी वो लोड ज्यादा वो उसको वो कर सके, है ना, ज्यादा ट्रैफिक को या ज्यादा विंड को सरवाइव कर सके। यानी अब हमारा यूज क्या है इसका, मैकेनिकल प्रॉपर्टी का, इसका यूज सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा है।
यानी अगर आप जैसे कि ब्रिजेस बनाए आपने और उसमें आपने जो मटेरियल यूज किया है ना, अब आपका उसका यंग मॉडुलस अगर लो है तो कम डिफॉर्मिंग फोर्स में ही क्या हो जाएगा, ये इस नीचे फ्लक्चुएट कर जाएगा, यानी बेंड हो जाएगा, है ना। और आप नहीं चाहते कि बेंड हो, क्योंकि बेंड होने से उसमें वो फिर है ना, वो एक बार अगर बेंड होता भी है तो अगर फोर्स लग भी रहा है, जैसे कभी ज्यादा क्राउड आ गया, ट्रैफिक ज्यादा आ गया ब्रिज पे, तो वो जितना डिफॉर्म हो रहा है देन वापस अपनी वो कर ले, है ना, यानी उसका इलास्टिसिटी, इलास्टिक बिहेवियर हो, है ना, उस बिहेवियर में गया एक बार प्लास्टिक बिहेवियर में, तब तो वो वापस नहीं आएगा, तब तो वो या तो देयर इज सम बेंडिंग इन द ब्रिज, ब्रिज में या तो थोड़ा सा बेंडिंग आ जाएगा या फिर वो ब्रेक कर जाएगा अगर वो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ को क्रॉस कर गया, है ना। सो इसलिए हमारे लिए जो यंग मॉडल्स जिनका ज्यादा होता है, दैट्स मटेरियल्स आर वेरी गुड मॉडल्स, आपका ज्यादा इट्स लार्ज, तो metals young modulus are large, young modulus सर इस ये वाले चैप्टर में वो बहुत सारे डिलीटेड पोर्शन है। हाँ तो मुझे बता दें, मुझे जरूर बता हाँ दें। एक सेकंड में चेक करता हूँ, क्योंकि हमारे आप एक बार स्कूल बता में दें। बहुत जल्दी खत्म हो गया था ये। अच्छा हाँ मुझे पता है, ये जल्दी, दिस इज नॉट अ वेरी बिग चैप्टर, बस 3 स्टेप्स हो गए, मुझे बस ग्राफ समझाना है और उसके बाद जस्ट एक पॉइजन रेशियो है उसका डेफिनेशन बताना है, देन जस्ट, है ना, उसके बाद इसका खत्म, है ना। और इसका एक पोटेंशियल एनर्जी है, वो मुझे इसका डेरिवेशन करना है, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, मैंने बोला ना कि आपका ये एक लेक्चर और लगेगा, एक या दो, है ना, और ये जल्दी खत्म है, इसमें और नहीं है कुछ, मेन थिंग है इसमें ग्राफ मुझे समझाना। तो एक बार मुझे बता दें क्या छूटा है, ताकि मैं उसको एक कवर ना सेकंड, करूं, है ना। 1 मिनट, एक बार आप देख लें तो फिर तो मेरे ख्याल से इसमें एक एक्सपेरिमेंट है वो हटाया गया होगा, है ना, बेंडिंग ऑफ बीम वाला, जिसमें आपको यंग मॉडुलस निकालना है, वो एक एक्सपेरिमेंट आपका नहीं होगा, है ना। और यानी डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ ए पाइप वो हटाया गया होगा, और ये तो तीनों ही होंगे, है ना। ये तो तीनों ही होंगे हमारे यंग मॉडुलस, है ना, और जो हमारे बल्क मॉडुलस, ये तो होगा ही। एक सेकंड, हाँ इसमें ये नहीं आ रहा, इलास्टिक बिहेवियर, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइसन्स रेशियो और इलास्टिक एनर्जी। हाँ ठीक है, वो लास्ट के तीनों पॉइंट हमारे हट गए, ठीक है, यानी लास्ट का जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो भी मैंने अभी, वो लास्ट का पॉइंट है। और आपने क्या बताया, एक और कुछ बताया जो मैं, हाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिक रिजिडिटी, बिहेवियर, हाँ हाँ, फिर उसके बाद शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हाँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वो आपका ठीक है, ठीक है, शेयर मॉडुलस है, और इसके अलावा, है ना, इतना है, पॉइसन्स रेशियो, वो भी हट गया है, हाँ वो भी हट गया। ठीक है, उसका एक डेफिनेशन था, है ना। अब बस फिर उसके बाद इलास्टिक एनर्जी, यानी बल्क मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस नहीं हटा है ना। हाँ बल्क मॉडुलस नहीं हटा। हाँ ठीक है, तो हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्योंकि 3 टाइप के स्ट्रेस बताए थे ना मैंने, 3 टाइप के स्ट्रेन डिस्कस किए, तो एक जो आपका जो टेंजाइल वाला था वो हट गया है एक्चुअली, है ना। हाँ। तो हाइड्रोलिक वाला है और लॉन्गिट्यूडनल वाला है, ये दोनों। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, मैं हाँ, है ना, आ जाओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में उसमें से भी कुछ रिड्यूस किया है, हाँ उसमें से हीट टेम्परेचर, हीट वो ट्रांसफर, सरफेस टेंशन से,
फिर ना हीट ना ये अब तो ये तो हाँ, हीट में पहुंच गया ना, इससे पहले तो आपका फ्लूइड डायनेमिक्स होगा। ये एक सेकेंड, इससे पहले तो फ्लूइड डायनेमिक्स होगा ना। हाँ ये चैप्टर, हाँ जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। हाँ वो एक्चुअली उसमें डिलीट, वो दैट्स वेरी गुड चैप्टर, वो चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है है ना। हाँ क्योंकि मतलब कुछ बहुत ही अच्छा फिजिक्स है उस चैप्टर में। हाँ मैंने वो पढ़ा, वो उसमें बहुत अच्छा। वो क्या सब कह रहे हैं? स्पीड ऑफ इफ्लक्स और वो सब बर्नौली थ्योरम, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, टॉर्सलीज, बर्नौली, तो बहुत सारा उसमें फिजिक्स है, बहुत अच्छा चैप्टर है ना, बहुत सारा और बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट्स वेरी एप्लीकेबल, क्योंकि जितना भी ये फ्लूइड डायनेमिक्स का जितना भी थ्योरी है ना, ये जो आप क्या बोलते हैं, हमारा जो थ्योरी लगता है इसमें प्लेन के मोशन में, और बहुत सारा उसमें है ना, विंड का और कैसे मोशन है, फ्लूइड का ऑलमोस्ट आपका मोशन स्टैटिक भी स्टडी किया गया है, और यूनिफॉर्म मोशन को भी बहुत अच्छे से बताया गया है, और आपका अगर देयर इज सम फ्रिक्शन, फ्लूइड के बीच फ्रिक्शन है, उसको भी लास्ट में तीनों पार्ट उसके समझाए, है ना। तो एक तरीके से वो न्यूटन्स लॉ का ही 3 फॉर्म है, एक तो जब आपका रेस्ट में है बॉडी, यानी फ्लूइड रेस्ट में है, दूसरा मैंने आपका फ्लूइड मूव विद, हमने दूसरा पढ़ा था ना, दूसरा कि इफ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी तरह फ्लूइड मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब रेस्ट में है तो उसके लिए आपका पास्कल का लॉ है, और जब आपका फ्लूइड विद मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो उसके लिए आपका बर्नौलीज थ्योरम है, और जब आपका फ्लूइड में देयर इज सम फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, तो वहां पे आ जाता है विस्कोसिटी। तो दैट्स विस्कोसिटी। तो ये 3 पार्ट हो गए, उसके अलावा भी थोड़ा सा सरफेस टेंशन के बारे में भी फिर है, कि कोई ड्रॉप कैसे स्टेबल रहता है, कैसे वो, तो ये इतना है चैप्टर, ये मतलब 4 पार्ट में डिवाइड है। मैंने बताया कि रेस्ट में है तो पास्कल लॉ, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है देन बर्नौलीज, है ना, और उसी में फिर आपके वेंचुरी मीटर और ये आ जाते हैं, मोनोमीटर, बैरोमीटर, हाँ टॉरिसिलीज लॉ तो है ये। कल या तो आप इसका कल एक है ना क्लास ले सकते हैं हम, इसका लंबा क्लास है ना, इस पे भी ये आगे का कर्व कर लेता हूँ, है ना। तो आज मैं को आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जाता है आपका ये इस चैप्टर को। हेलो आज मैं इसको कर लेता हूँ। हेलो ज्यादा नहीं है, वो अभी स्टेबल हो जाएगी अभी। हाँ वेट वेट, नहीं मेरा सिग्नल तो हाँ हाँ मेरा थोड़ा वीक है सिग्नल। हेलो हेलो, हाँ हाँ ये हाँ मेरा सिग्नल तो प्रॉपर है आई थिंक। हाँ मेरे इधर वो कुछ सिग्नल तो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हम आ जरा रही है। हुक्स लॉ जरा देखते हैं, व्हाट इज हुक्स लॉ, है ना, हुक्स लॉ थोड़ा सा देखेंगे। हुक्स लॉ, ठीक है। तो हुक्स लॉ वही सेम है, हम पहले कर चुके हैं हुक्स लॉ को, कि यानी आपने इस फॉर्म में मैंने हुक्स लॉ आपको बताया था कि व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स लगाते हैं इस पे, तो देयर इज सम डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो इसका जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें जो फॉर ए वेरी, इसमें जो हुक्स लॉ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर ए वेरी लेस डिफॉर्मेशन के लिए ये आपका एप्लीकेबल है, फॉर ए वेरी लेस डिफॉर्मेशन फोर्स, अगर आपका स्मॉल डिफॉर्मेशन अगर मैं ये बोलूं, स्मॉल डिफॉर्मिंग force, or small deforming force, or a small deforming force, your stress is directly proportional to strain, ठीक है, स्ट्रेस इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। बट ये डिफॉर्मिंग ये हमेशा वैलिड नहीं है, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज लार्ज देन द बॉडी विल नॉट ग्राफ में बस एक रीजन के लिए वैलिड है। हाँ हाँ अभी हम देखेंगे वो, है ना।
वो तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। is also called, इसके को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस मतलब इलास्टिसिटी, हाँ ठीक है, सेम ही है। और सेम, हाँ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल केस में सेम, इट्स सेम फॉर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज सेम, बिकॉज वो एक ही बात हो गई ना। तो दिस इज ए हुक्स लॉ, है ना। और यहाँ पे एक्चुअली हम वायर की ही बात कर रहे हैं, तो योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और y इज योर सेम। ओके, तो नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूँ टू अवर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की तरफ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो ये मैं जरा इसको ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, एक मिनट दें जरा मुझे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ओके या ये एक्सिस में प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट रुकिए। Okay, so this is our y एक्सिस, ओह सॉरी x एक्सिस, उल्टा बोल दिया मैंने। ये हो गया हमारा है ना। तो x एक्सिस पे हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेन को, x पे देखते हैं और स्ट्रेन, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रेस, ठीक है। ये स्ट्रेस लगा दिया और इधर में स्ट्रेन, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर, स्टार्ट हुआ हमारा ये प्लॉट। तो ये कुछ इस तरीके से प्लॉट इसका आता है। ये पहले एक पॉइंट तक तो आपका स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, देन आफ्टर व्हेन यू स्ट्रेस आप बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका स्ट्रेट लाइन मिलता जा रहा है, यानी जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं आपका बॉडी, फिर आपका फर्दर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो आपका स्ट्रेन आपका देखेंगे कि कम स्ट्रेस के लिए आपका ज्यादा स्ट्रेन होगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो रीजन है दैट इज प्लास्टिक रीजन, पे आपका आ जाता है फ्रैक्चर अफेक्ट, ठीक है। तो मैं जरा इसको लिख देता हूँ, इस पे क्या क्या पॉइंट है। तो ये पॉइंट अगर मैं ओरिजिन को ले लेता हूँ, ठीक है, एक प्रोपोर्शनल लिमिट, हाँ, और इस पॉइंट को मैं दिखाता हूँ एक, या ये पॉइंट जो है, ये मेरा इसका कलर नहीं चेंज हो रहा है, एक मिनट, हाँ यस यस। तो मैं बता रहा था कि ये हो गया हमारा, हाँ, ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट हमारा, इसको चूज कर देता हूँ पॉइंट ए, एंड दिस पॉइंट इज अवर पॉइंट बी, एंड दिस पॉइंट इज अवर पॉइंट सी, ओके। और इस पॉइंट को मैं डिफाइन कर देता हूँ पॉइंट डी, और इस पॉइंट को मैं डिफाइन कर देता हूँ पॉइंट ई, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ यस यस। तो आप देखेंगे ओरिजिन यानी जो आपका है जो पॉइंट ओ ए है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, पॉइंट ओ ए, ठीक है, दैट इज एक्चुअली इस रीजन में, ओ टू ए रीजन में, इन दिस रीजन, ओ ए रीजन में योर हुक्स लॉ ओबेड, ठीक है, हुक्स लॉ ओबेड, ठीक है। नेक्स्ट रीजन हम देखते हैं, है ना।
जो आपका रीजन है, नेक्स्ट रीजन है कि ये जो ए से लेके बी तक का रीजन, तो यानी हुक्स लॉ का मतलब इस रीजन में ओ बिहेवियर, यानी इस रीजन में अगर आप स्ट्रेस को हटा दें तो बॉडी अपना वापस से शेप रिगेन कर लेगा, बॉडी अपना वापस से शेप रिगेन कर लेगा। ओके, तो इसी को तो हम बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस बी पॉइंट इज वी कॉल्ड यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट, यानी ये पॉइंट आपका डिसाइड करेगा कि ए के बाद आप देखें जैसे ही आप थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो इस स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका स्ट्रेन ज्यादा होने लगता है, यानी वायर को आप हाँ तो ये जो यील्ड पॉइंट है योर वायर योर start showing the plastic behavior, okay, so ये पॉइंट हो गया। पॉइंट ए टू बी है ना, इन दिस केस ओए में क्या है आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, बट जो ए बी आपका पॉइंट है इन दिस केस स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी अब आपका स्मॉल स्ट्रेस के लिए ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है। एंड बी वी कॉल्ड बी पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, यील्ड पॉइंट बोले चाहे आप इसको यील्ड स्ट्रेंथ बोले, स्ट्रेंथ बोले, या इसको बहुत ही एक अच्छा नाम है जो इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। हाँ तो बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट है, हाँ इसको इलास्टिक लिमिट, और एक अनदर पॉइंट है नेम है यील्ड स्ट्रेंथ। इलास्टिक लिमिट मतलब ये वो लिमिट है, इसको जैसे ही आपने इसके बाद अगर स्ट्रेस लगाया देन द बॉडी शोज परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन है ना। एंड आफ्टर पॉइंट बी फर्दर stress applied, then the body show plastic behavior or permanent deformation occur, यानी इसके बाद ही अपना वापस शेप में बॉडी नहीं आएगी, दिस बॉडी विल नॉट कम टू इट्स है ना इट्स प्रीवियस शेप। ओके, तो ये बात हो गई। अब इसके बाद एक पॉइंट आ गया आपका, इसके बाद भी अगर आप इस पे लगाते जाएंगे, स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, तो आप देखेंगे आपका स्ट्रेन बढ़ता जाएगा और इस वेरी स्मॉल स्ट्रेस आपका ज्यादा स्ट्रेस अकर करेगा। और एक रीजन आ गया आपका डी पॉइंट है ना, तो डी पॉइंट और एक्चुअली ई पॉइंट ये बहुत सारे मटेरियल में ये दोनों पॉइंट आपके इक्वल होते हैं। और आपने ये डी पॉइंट के बाद ये डीई रीजन, एक्चुअली इस डीई रीजन में इस मटेरियल के लिए, ई पॉइंट पे क्या है, इट्स योर फ्रैक्चर अकर एट ई पॉइंट, फ्रैक्चर अकर, ठीक है। तो ये हो गया एक्चुअली। ओके, तो एक्चुअली जिस मटेरियल में आपके डी, हाँ क्या पूछ रहे हैं? हाँ वो उसमें एक डाउट है कि बुक में एक परमानेंट सेट करके मतलब स्ट्रेन के ग्राफ उसमें क्या है, स्ट्रेन के ग्राफ में क्या है? हाँ इसमें क्या है, अच्छा परमानेंट सेट, ओके आई गॉट इट, मैं समझ गया। हाँ तो आपने ये जो पॉइंट बताया है, हाँ जिसके बाद आपका एग्जैक्ट, तो मतलब ये हम अच्छा कि वो जो स्लोप ऑफ तो जो 1% है ना, इसका मतलब ये है कि ये 1% का मतलब है इट्स वेरी स्मॉल, यानी स्ट्रेन जो आपका अकर हो रहा है ना, इसमें दैट्स लेस देन 1%, समझ रहे ना। यानी आप ऐसे समझे, एक न्यूमेरिकल है वो करेंगे तो आपका क्लियर होगा। यानी आप किसी वायर पे कुछ 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो ये जो इसमें जो प्लास्टिक बिहेवियर आने से पहले, यानी इसमें जो स्ट्रेन आएगा दैट लेस देन 1%,
समझ रहे ना? यानी अगर आपका वायर 1 मीटर के वायर पे अगर आप लगाते हैं तो इसमें जो एलोंगेशन यानी जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा दैट इज 0.15 मिलीमीटर समथिंग आएगा। ओके, ये लेस देन 1%। हाँ, तो मतलब 1 मीटर वायर वही समझ नहीं आ रहा कि ये लाइन स्लैंटिंग क्यों है, मतलब। हाँ एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ। तो 1 मीटर जो आपका वायर है, अगर आप इस पे 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ओके, तो इसमें जो इलांगेशन आएगा इसमें आएगा तो दैट इज 0.16% का इलांगेशन आएगा, स्मॉल आएगा। तो ये जो आपका स्ट्रेन है, जो स्ट्रेन आपका प्रोड्यूस हो गया, वो आपका जो टोटल वायर की लेंथ है उसका लेस देन 1% होगा, है ना? यानी बहुत ही स्मॉल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। यानी इसके आगे अगर थोड़ा सा भी बढ़ा देन बॉडी को प्लास्टिक बिहेवियर एंड आफ्टर दैट फ्रैक्चर विल अकर। ओके, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया ताकि ये जो रीजन दिखाया गया है O2, मगर मैं इसको पॉइंट देता हूँ, F दे देता हूँ। ये O2F का जो स्ट्रेन है, जो O2F का जो स्ट्रेन है, हाँ क्या हुआ सर? आज क्लास थोड़ा मतलब जल्दी एंड कर सकते हैं, मतलब अभी एंड कर सकते हैं? अच्छा, मैं तो आज सोचा था ज्यादा खींच लेता हूँ आपका एग्जाम है। ओके, जैसा आप कहें। वो आज कुछ कोई मिलने आए हैं। हाँ, इट्स ओके है ना? तो मैं इसको फटाफट खत्म कर देता हूँ, 1 मिनट और लेता हूँ, है ना? ऑलमोस्ट ये वाला कर्व ऑलमोस्ट। अच्छा, आपको समझ में आ गया ना? हेलो जमाल, हेलो। हाँ, यस। ठीक है, ओके, मैं समझ गया कि अभी आपका थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो ये पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट, और ये हमें फ्रैक्चर अकर। तो ये कर्व हमारे यहाँ पे फिनिश हो जाता है ना? तो आप इसको जरा एक बार रीडिंग ले लीजिएगा, है ना? नोट्स आपने नोट कर लिए होंगे, है ना? ओके, तो ठीक है, फिर आज फिर यही क्लास रखते हैं। अभी हमारा इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है, तो हम कल करेंगे और थोड़ा सा अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, यस, चलो, ओके, सी यू। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, गुड नाइट सर।